1, 2, 3, start. In. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफशीन अलीज़ हियर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड्स जो होते हैं उनकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। जब बच्चा 18 मंथ्स का होता है तो 18 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के बच्चों में हम ऑटिज़म के सिम्टम्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और हम 18 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के बच्चों के बाद आगे ऑनवर्ड्स हम इन सिम्टम्स को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो उसके माइलस्टोन्स बहुत स्लो होंगे। माइलस्टोन्स मतलब जैसे और दूसरे एज ग्रुप्स के बच्चे जो हैं वो किस एज में उन्होंने बैठना सीखा, 6 महीने की उम्र में, 5 महीने के बच्चा बैठना सीख लेता है, आगे जाके बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, उससे आगे जाके बच्चा जो है वो चलना, एक एक कदम बढ़ा के चलना शुरू करता है। फिर बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का आई कॉन्टेक्ट कब डेवलप हो रहा है, मतलब दूसरे एज ग्रुप्स के मुकाबले में अगर आपके बच्चे के माइलस्टोन्स स्लो हैं तो इट्स मीन दैट देयर इज समथिंग न्यूरोटिक इम्पेयरमेंट इन योर चाइल्ड। ऑलराइट। सेकंड ये कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो इंतहाई आइसोलेटेड होते हैं, मतलब वो सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं डेवलप कर पा रहे होते। ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो आई कांटेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे होते। जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चा जब एक एज तक आता है तो बच्चा बड़ों के साथ अपना आई कांटेक्ट डेवलप करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा आपके साथ। अगर आपके बच्चे में ये इशू आ रहा है कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा तो मे बी पॉसिबल दैट देयर इज समथिंग बिहाइंड। थर्ड ये कुछ इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं जिससे हैंड फ्लिपिंग बिहेवियर, ये बच्चा मुसलसल स्टिमिंग बिहेवियर्स दिखा रहा है। स्टिमिंग बिहेवियर्स मीन्स कि रिपीटेटिव बिहेवियर, कंटिन्यूस जो है वो बच्चा हैंड फ्लिपिंग कर रहा है या कंटिन्यूस जो है बच्चा रॉकिंग कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा चेयर पे बैठने वाला एज का हो गया है तो मुसलसल रॉकिंग, अब अगर चेयर हिला रहा है तो मुसलसल चेयर हिला रहा है, तो कंटिन्यूस यही बिहेवियर कर रहा है। दीज आर कॉल्ड द स्टिमिंग बिहेवियर्स। इस तरह के क्या बच्चा अगर अपने हाथ को देख रहा है तो कंटिन्यूस अपने हाथ को ही हर तरह से हर पोस्टर से देखे जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं जो कि ऑटिज्म के बच्चों में सामने आते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके बच्चे में कोई इस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, तो काइंडली आप उसको टाइमली एड्रेस कीजिए। मे बी पॉसिबल कि आपका बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा आइसोलेट होते हैं कि उन्हें लोगों का बात करना, लोगों का आपस में इंटरेक्ट करना, लोगों का हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता। अगर वो अपनी किसी एक्टिविटी में इंगेज हैं और सामने कोई 2-3 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तो वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो उनकी बात को सुन ही नहीं रहे या वो सुनना नहीं चाह रहे। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे दोनों कानों पे हाथ रख लेते हैं और दोनों कानों पे हाथ रख के इस तरह से शो करते हैं कि वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी दूसरे की बात से। लिहाजा ऐसे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को का दिल ये चाहता है कि वो किसी से बात ना करें, किसी से कोई शेयरिंग ना करें। अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे होते। वो खुलकर अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी दुख, अपनी कोई भी परेशानी, अपनी कोई भी तकलीफ किसी से, इवन ये कि अपनी मदर, अपनी पेरेंट्स तक से शेयर नहीं कर पा रहे होते। अगर आपके बच्चे में आप नोट कर रहे हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल शेयरिंग नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को जो कि जनरली दूसरे बच्चे बड़ी आसानी से शेयर कर पाते हैं, आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो आप प्लीज़ उसको एड्रेस करें कि ऐसा तो नहीं है आपके बच्चे में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आ रही है। ठीक है। दूसरा ये कि ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर जब बच्चा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा, जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, जब बच्चा स्टीमिंग बिहेवियर्स शो करे, इस पर लोग उसको टोक रहे हैं कि क्या कर रहे हो, बार बार हाथ ऐसे क्यों कर रहे हो, बंद करो, नहीं करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, इस तरह बार बार वो इस तरह के जुमले, इस तरह की सेंटेंसेस दूसरों से सुन रहा है, तो ज़ाहिर लामहला बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। जब बच्चे को एनवायरनमेंट से सूदिंग बिहेवियर नहीं मिल पा रहा, बच्चे को मुसलसल रिफ्यूज़ल, बच्चे को मुसलसल डांट डपट, बच्चे को मुसलसल डिनायल मिल रहा है एनवायरनमेंट से, तो बच्चा ऐसा फील करने लगता है कि आई एम नॉट फिट इन दिस एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है इसमें मैं फिट ही नहीं हूँ, मैं इसमें मिसफिट हूँ। वो अपने आप को मिसफिट महसूस करने लगता है। मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहा, मैं किसी से सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं किसी से आसानी से बात नहीं कर पा, जबकि मेरा भाई तो बड़ा आसानी से बात कर लेता है किसी से। मेरा भाई तो अपनी फीलिंग्स को बड़ी आसानी से शेयर कर लेता है, मैं नहीं कर पा रहा।
मेरा भाई तो सबके साथ मिलके इतनी आसानी से खेल कूद कर लेता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता कि मैं किस तरह दूसरों के साथ बैठ के खेलूं। ये जो बच्चे के अंदर फीलिंग्स हैं, वो बच्चा लोनली खुद ही फील कर रहा है, खुद ही महसूस कर रहा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। तो फिर एक बहुत इंटेंस बिहेवियर सामने आता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता ऑटिस्टिक है और उसके बिहेवियर्स को उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स या उसके केयर गिवर्स एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो बच्चा आगे चल के बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। और फिर माँ बाप की शिकायत सामने आती है कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि वो चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि वो जिन बातों पर गुस्सा नहीं भी आना, वो उन बातों पर इतना इंटेंस बिहेवियर शो करता है कि सम टाइम हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि बच्चे को खूब मारें। तो प्लीज़ देखें, जब कोई बच्चा, किसी बच्चे के अंदर कोई एंजाइटी है, जैसे सेपरेशन एंजाइटी की हमने बात की थी अपने प्रीवियस सेशंस में, या हमने एडीएचडी की बात की थी, या अब हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की। अगर आपका बच्चा किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो वो खुद तो फ्रस्ट्रेटेड है ही, वो खुद तो एंशियस है ही, वो अपनी एंशियसनेस, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पास कर रहा है किसको? अपनी मदर को डिलीवर कर रहा है। मतलब उसकी मदर भी उसके साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। जो एंशियसनेस बच्चे में है वो डिलीवर कर रहा है अपने केयर गिवर्स को, क्योंकि ज़ाहिर है माएँ, जब माओं को अवेयरनेस नहीं होती तो वो थक जाती हैं डील कर करके, क्योंकि ज़ाहिर है एज बीइंग अ मदर आई नो कि मदर्स को दूसरे बहुत से और काम होते हैं, घर के दूसरे काम, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में माएँ जो है वो जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब प्लस उनका बच्चा भी इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होगा, तो माएँ बाज़ दफ़ा इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि वो बच्चे को वो प्यार मोहब्बत नहीं दे पा रही होती कि जिसकी बच्चे को बहुत ज़रूरत है। लिहाजा मैंने जो अपनी सेशंस, प्रीवियस सेशंस बनाए, जो अब जो अपने सेशंस बना रही हूँ, उनका मेन जो रीज़न है, उनका जो असल मकसद है, वो यही है कि मैं माओं को और केयर गिवर्स को और पेरेंट्स को और टीचर्स को ये आगाही दे सकूँ एक आसान अल्फाज में और आसान उस लैंग्वेज में कि ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बच्चों के साथ होते हैं। बच्चे परेशानी से गुजर रहे होते हैं और माँ बाप और केयर गिवर्स उस परेशानी को नहीं समझ रहे होते। ना समझते हुए खुद माँ बाप भी परेशानी से गुजर रहे होते हैं कि हमारा ही बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अक्सर देखा है कि जब मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं बच्चों के ऐसे इश्यूज लेके, तो उनका पहला जुमला ये होता है कि हमारा ही बच्चा ऐसे बिहेवियर से क्यों गुजर रहा है, और बच्चे तो सब नॉर्मल हैं, हमारे बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है। तो देखें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझें। हर बच्चा एक अलग माइंडसेट लेके आया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा, एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे सेम एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, चारों बच्चे सेम तरबियत उन्हें मिल रही है, चारों बच्चियों का स्कूल सेम है, चारों बच्चों का ट्यूशन सेम है, चारों बच्चों के पेरेंट्स सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चारों बच्चों के बिहेवियर्स भी सेम हो, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअलिटी है, हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है। ठीक है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनको समझ लेंगे तो शायद हमें उन बातों पर इतना गुस्सा ना आए, शायद हम उन बातों पर इतना एग्रेसिव ना हो, शायद हम उन बातों पर इतना इम्पल्सिव बिहेवियर शो ना करें जिस पर जनरली हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, लिहाजा अगर हमें इन कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में पता होगा, अगर हमें इनके बारे में आगाही होगी, तो हम यकीनन इन चीज़ों को अच्छी तरह से डील करेंगे, थोड़ा सा कामली और पेशेंटली इन चीज़ों को डील करेंगे, और हम यकीनन टाइमली एड्रेस करके चीज़ों को, और फिर हम किसी कंसल्टेंट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, प्लीज़ डिफेंसिव ना होइए। पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि आप डिफेंसिव ना होइए कि मेरे बच्चे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बच्चे को कैसे ये स्टिग्मा लगा दूँ मेरा बच्चा पागल है, खुदा ना खास्ता। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का मकसद ये नहीं है कि आपका बच्चा पागल है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, टाइमली अगर आप एड्रेस कराएंगे तो बहुत आसानी से उन ट्रीटमेंट से हम, मतलब ट्रीटमेंट लाइन देकर बहुत आसानी से हम उन परेशानियों से, उन दुश्वारियों से अपने बच्चे को निकाल सकते हैं। ज़रूरी क्या है? एक्सेप्टेंस। डिफेंसिव ना हो, एक्सेप्ट करें कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई चाइल्ड। एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसकी डायग्नोसिस तक जाएंगे, तभी आप उसके प्रोग्नोसिस तक जाएंगे, तभी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तभी आप इस बात को शेयर करेंगे किसी एक्सपर्ट से कि ऐसे इश्यूज हैं मेरे बच्चे में। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप इज एक्सेप्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। फिर जब नहीं, बस खड़े रहना है वहीं पे, इनमें ही खड़े रहना है, तब भी आपको वहीं खड़े रहना है, आउट भी रहना है, इन नहीं होना। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। इन, आउट, इन,
out, in, in, out, out, in, out, in, oh, in, out, out, in, out, in, you out, you out. No. Okay, in, out, in, okay, that's it.